मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज आप सभी यहाँ देख रहे हैं जो केमिस्ट्री का जो बाकी वाला जो एक चैप्टर जो हुआ करता जो है आपका तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, उसी चैप्टर को लेकर हम आए हैं। इस चैप्टर का जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उससे हम एक एक करके क्या करना, अध्ययन करना है। यह चैप्टर जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। जैसा कि आप सभी अभी अपने तैयारियों में लगे हुए हैं, उसी तैयारी में थोड़ा सा और क्या करना है, आपको थोड़ा समय देना है और उसे थोड़ी सी और तेजी कर देना है। यानी कि आपका तैयारी पहले से चल रहा है, उस तैयारी में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाने की काम कर रहे हैं ताकि आपकी सफलता और ऊंचाई तक पहुंचे। और हम यहाँ पर जो रसायन का जो अंतिम चैप्टर है उस कड़ी को लेकर हम आए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आप सभी ने जो भौतिकी का जो चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसका भी ऑब्जेक्टिव जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वह यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। अभी हम जो आपका जो चैप्टर है पीरियड्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आप सभी जानते हैं कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण क्या होता है। अगर थोड़े से अगर इसे चर्चा करके हम आगे बढ़ें तो आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार अगर हम किसी दुकानदार के दुकान पे जाते हैं और हम देखते हैं कि वह बहुत सारे सामानों को अलग अलग करके रखा रहता है, क्या आपको लगता है कि वह सारे सामानों को, सब आलू को, टमाटर को, हरा मिर्चा को, जो भी सब्जी है, अगर सारे को मिला दें, हम जाकर उसमें से कहें कि हमें 1 किलो आलू चाहिए, तो क्या वो हमें आसानी से दे पाएगा? एक कठिनाई होगा। तो आप कहेंगे सर उसे समस्या होगा, कठिनाई होगा, चूंकि कि बहुत सारी चीजों को वह मिला करके रखा हुआ है। तो जब हम देखते हैं कि सर जब दुकानदार है या बहुत सारे लोग जो होते हैं वह सामानों को अलग अलग वर्गीकृत कर देते हैं, काहे? ताकि उसके अध्ययन करने में, उसके बारे में जानने में, दूसरे को बताने में क्या होता है, सहूलियत होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जो 114 तत्व है, उस सारे तत्वों में बहुत सारे, कोई धातु है, अधातु है, क्षारीय है, उदासीन है, उन सारे तत्वों को अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया गया है। वही बात जो इस चैप्टर में क्या करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज जो यह रसायन का जो अंतिम चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इस तत्वों के आवर्त वर्गीकरण से हम 25 क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ये 25 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से विद्यार्थी बहुत महत्वपूर्ण है। आप 25 क्वेश्चन एक एक करके अध्ययन करते चले। पहला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त नियम, यानी कि जब आप आधुनिक आवर्त सारणी पढ़िएगा तो उस आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म किसके आवर्त फलन होते हैं? क्या एटॉमिक मास, यानी कि परमाणु द्रव्यमान कह सकते हैं, परमाणु संख्या, एटॉमिक साइज, या फिर डेंसिटी। तो आप कहेंगे एटॉमिक नंबर। जो भी आधुनिक आवर्त का जो नियम के अनुसार जो तत्व गुणधर्म है वह परमाणु संख्या के आधार पर क्या हुआ है, निर्धारित हुआ है। तो एक का जवाब हो जाएगा विद्यार्थी 1। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या। देखिए जब आधुनिक आवर्त सारणी पढ़िएगा तो देखा जाए कुछ इस भाग में आपको दिखाई पड़ेगा। तो यह होता है आपका विद्यार्थी, यह जो होता है आवर्त होता है जो इस रूप में होता है, और यह जो ऐसे होता है इसको बोलते हैं वर्ग। तो वर्गों की संख्या जो ऊर्ध्वाधर होता है उसकी संख्या होता है 18 और आवर्त की संख्या होता है 7। तो कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना, तो हम कह देंगे 7। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में समूह, यानी कि वर्ग की संख्या कितना, तभी बताए हैं, कितना हो जाएगा विद्यार्थी, 18 हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं ओर से बाईं ओर जाने परमाणु का आकार। तो याद रखें जब आधुनिक आवर्त सारणी का हम अध्ययन करें और जब दाईं ओर से बाईं ओर जाते हैं तो परमाणुओं का आकार बढ़ता है। परमाणु का आकार जब कहा सर, जब दाईं से हम बाईं ओर जाएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, और जब बाईं से दाईं ओर आएंगे तो परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है। तो क्या हो जाएगा, इनक्रीज, यानी कि क्या होता है, बढ़ता है। मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? जो मेंडलीव के आवर्त नियम जो था उसमें तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो विद्यार्थी परमाणु त्रिज्या नहीं हुआ करता था, एटॉमिक डेंसिटी नहीं हुआ करता था, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर मेंडलीव ने आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया था। अगला है अष्टक का नियम। सबको मालूम है कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, यानी कि अष्टक नियम किसने दिया था? तो न्यूलैंड्स ने दिया था। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? यानी जो मैग्नीशियम होता है वो आवर्त सारणी के ग्रुप 3 है, ग्रुप 1 है, ग्रुप, हाँ तो कथी का है विद्यार्थी, ये ग्रुप 2, यानी कि वर्ग 2 का क्या है, यह वर्ग 2 का यह तत्व है।
आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। अगर आधुनिक आवर्त सारणी चले उसके आवर्त, तो कौन प्रथम आवर्त, देखिए यह जो है आपका प्रथम आवर्त हो गया, यह दूसरा आवर्त, फिर तीसरा आवर्त। तो आप जब पढ़े हुएगा देखिएगा सर यहाँ पे रहता है हाइड्रोजन और यहाँ पे रहता है हीलियम, यानी कि कितने होते हैं विद्यार्थी, तो हम कहेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता क्या है। तो देखिए अगर पोटेशियम जो है, पोटेशियम का परमाणु संकेत होता है K और इसके परमाणु संख्या होते हैं विद्यार्थी 19। अब है कि इसकी संयोजकता क्या है। तो संयोजकता जानने के लिए आपको हम बताए थे कि आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानना होगा। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 10 और फिर 8, 18 और फिर 1, 19, यानी कि इसके जो बाह्यतम सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होता है, संयोजकता होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर 1 है तो वही होगा। तो हम कह सकते हैं पोटेशियम की परमाणु संख्या अगर 19 है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, तो विद्यार्थी इसकी संयोजकता हो जाएगी 1। निम्नलिखित में से किसकी आयनन ऊर्जा अधिक है। क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, तो आप कहेंगे फ्लोरीन का। द्वितीय आवर्त के तत्वों में बाह्यतम सेल में कौन सा होता है। देखिए कहता है द्वितीय आवर्त के तत्वों में बाह्यतम सेल कौन सा है। देखिए अगर हम बात करें सेल की तो सबको मालूम है जो यह जो इसका नाभिक होता है, और याद करते हैं सर ये पहला सेल है या फिर दूसरा कक्षा होता है या फिर तीसरा, और ये शुरू कहाँ से होता है विद्यार्थी, तो यह शुरू होता है आपका कहाँ से, के से। कहाँ शुरू होता है, के से, KL M N, यह करते करते आगे बढ़ जाता है। तो यह आपका क्या है बताइए, ये आपका हो गया प्रथम और ये क्या हो गया आपका द्वितीय। तो वही तो कहता है द्वितीय आवर्त के तत्वों में बाह्यतम सेल कौन सा होता है, तो हम उसे कहेंगे L सेल। क्या कहते हैं विद्यार्थी, L सेल। प्रथम होता है K, द्वितीय L, तृतीय M। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है। सब यहाँ पे हाइड्रोजन समूह ही है, सब यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है विद्यार्थी, सब क्या है, ये हाइड्रोजन समूह का ही है। लेकिन कह रहा है कि हाइड्रोजन समूह में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो हम कह सकते हैं फ्लोरीन है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्व कहलाते हैं, यानी कि जो आवर्त सारणी के प्रथम तत्व क्या कहलाते हैं, तो सबको मालूम उसका क्षारीय धातु होता है, यानी कि अल्कलाइल मेटल्स, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका C। सल्फर की संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। तो अगर आप चाहते हैं कि सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालें, इसके लिए आपको सल्फर की परमाणु संख्या ज्ञात होना चाहिए। तो सल्फर की परमाणु संख्या विद्यार्थी कितना होता है, 16 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, जो अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वहीं इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। तो 16 है, तो 2, 8, 10 और 6, 16। अब आप कहेंगे कि सर जो 2, 8, 6 लिखे हैं तो हम इसे एक बार 10 चाहे 6 कहे ना लिख दिए, एक बार 12 या फिर 4 कहे ना लिख दिया। तो ध्यान समझिए विद्यार्थी, एक बार हम समझा ही देते हैं कि यह क्लियर हो जाए। तो जब भी हम किसी चीज के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो प्रथम कक्षा होता है K, द्वितीय होता है L, फिर होता है M, फिर होता है N, और हर एक चीज अपने एक नियम से चलता है। जो प्रथम कक्षा होता है उसमें आप अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2। इसका भी फॉर्मूला होता है विद्यार्थी 2n², जहां आपका जो n होता है, n क्या होता है, कक्षा की संख्या, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि आपका प्रथम कक्षा होता है तो हम कह सकते हैं कि इसमें 2n², यानी कि इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 आएगा। L आपका द्वितीय कक्षा है तो इसमें कितना होगा, तो 2n यानी और 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा विद्यार्थी 8, यानी दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। अगर तीसरे में चला जाए तो फिर 3 हो जाएगा, तो 3 3 और दूना कितना हो जाएगा 18। फिर इसी चौथा में जाएगा 4 4 16 में कितना हो जाएगा विद्यार्थी 32। यह इसी प्रकार कक्षा बढ़ते रहता है, यानी कि प्रथम कक्षा में अधिकतम 2 को रख सकते हैं, दूसरा में अधिकतम 8 को, फिर तीसरा में जाएंगे तो 18 के भी कुछ नियम होता है, ठीक है ना। और यह नियम जो होता है बेसिकली अधिकतर कहां तक, तो कैल्शियम तक खूब बढ़िया से क्या होता है, यह कार्य कर देता है। इसी के आधार पर हम निकाले हैं सल्फर का जो परमाणु संख्या 16 होता है। तो देखिए प्रथम कक्षा में 2 गो, फिर 8 और 10 16 हो गया, फिर कितना हो गया 6। तो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी कि संयोजी सेलों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो 6 हो जाएगा। अगला है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। देखिए 2 8 7 है, इसकी परमाणु संख्या कितना था, जोड़ दीजिए 8 10 7 17, और 17 किसका होता है, तो ये आपका होता है क्लोरीन का। अगला है मेंडलीव के आवर्त सारणी की एक कमी क्या था। तो वह जो मेंडलीव के आवर्त सारणी की सबसे प्रमुख कमी जो था वह हाइड्रोजन के निश्चित स्थानों का कर पाए नहीं दे पाए थे। यहाँ पे है इम्प्रॉपर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, तो आपका जवाब हो जाएगा C, हाइड्रोजन का उचित स्थान नहीं मिलना। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम तत्व क्या होता है, यानी कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त के अंतिम तत्व का धातु होता है, हाइड्रोजन होता है,
एन इनर्ट गैस यानी कि अक्रिय गैस होता है, फिर मेटालाइट होता है। तो आप कह सकते हैं अक्रिय गैस या इसे निष्क्रिय। यानी आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त के, देखिए अगर आप पता है ना ये आवर्त सारणी है, ये अगर यह आवर्त सारणी कब होता है 7 गो होता है, कब होता है 7, वैसे इसे 7 गो। तो इसके जो अंतिम में जो होता है ना, अंतिम में जो होता है वह सारे के सारे तत्व क्या होते हैं, तो निष्क्रिय कहिए या फिर अक्रिय कहिए। डोबेराइनर ने तत्वों को 3-3 के समूह में वर्गीकृत किया, जिन्हें क्या कहते हैं, तो हम तिर्यक नियम कहते हैं। तो यहाँ पे ट्रियड्स है, तो आपका जवाब हो जाएगा ए, और सब सॉरी बी। तो डोबेराइनर जो थे उन्होंने क्या बताया, मतलब उन्होंने बताया था ना, इनका जो नियम जो होता है कहाँ तो कैल्शियम तक ही चल पाता है। और इन्होंने बताया था कि नहीं बताया था कि अगर किसी भी 3 तत्वों को अगर परमाणु द्रव्यमान के आधार पे क्या करें, अगर हम बढ़ते क्रम में सजाएं और उसका जो औसत निकालते हैं, औसत निकलेगा वो क्या होता है, बीच वाले तत्व के द्रव्यमान क्या होता है या परमाणु संख्या क्या होता है, बराबर होता है। तो उसे हम लोग क्या, तो डोबेराइनर का तिर्यक नियम भी कहते हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा बी। हीलियम किस प्रकार का तत्व है, अक्रिय है भाई। किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर, बाईं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण क्या इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। तो कह सकते हैं, देखिए बाईं से दाईं ओर तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज यानी कि घटता है। जिन शब्द किसने, तो जोहानसन ने कहा कि दिया था, हालांकि ये रसायन जीव विज्ञान का है, लेकिन रसायन में भी थोड़ा बहुत पढ़ना है, 1-2 जगह मिलता है इसके बारे में। आवर्त सारणी 17वें वर्ग के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी के 17वें वर्ग यानी कि अंतिम वाले में तो कह सकते हैं हाइड्रोजन हो जाए। उसके अंतिम वाला 18वां तो अक्रिय होता है, उसके पहले वाला 17वां होता है, 17वां होता है आपका हाइड्रोजन। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, शून्य समूह का तत्व है विद्यार्थी हीलियम। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किस तत्व तक ही लागू होता है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम होता है, ये भी कहां तक, कैल्शियम तक ही। आवर्त सारणी के किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण तो बढ़ जाता है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आज रसायन चैप्टर का किया, पूरा खत्म हो गया। यानी कि इस चैप्टर रसायन जो था 1 से लेकर के 5 तक के जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हमने किया। अब इस चैप्टर के जो भी सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय प्रश्न होगा हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए सबको जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।